हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां हम फार्माकोथेरेप्टिक्स जो कि डी फार्मा डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पहला कार्डियोवास्कुलर डिजीज पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ डिजीज हम लोगों ने पढ़ ली है, जैसे कि एंजाइना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हाइपरटेंशन। उसके अलावा अब डिजीज रह गई हैं आपकी हाइपरलिपिडेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जो कि सीएचएफ नाम से जाना जाता है। आज उसी को डिस्कस करेंगे। 2 डिजीज आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो डिजीज रहेंगी वो पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हम ये पढ़ कहाँ से रहे हैं। ये बुक जो है ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई बुक है। ये फार्माकोथेरेप्टिक्स नाम से बुक मिलेगी और ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको बुक मिलेगी। ठीक है, तो ये अगर बुक खरीदना चाह रहे हैं आप तो डायरेक्ट लिंक से जाकर www.tppl.original.in पर जाकर खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बुक ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक आपका है हाइपरलिपिडेमिया, मतलब कि अति लिपिड रक्तता। मतलब कि हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि नाम से ही शो हो रहा है, हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि किसी चीज में लिपिड की मात्रा ज्यादा हो जाना, वो हाइपरलिपिडेमिया कहलाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। Hyperlipidemia is a condition in which the level of fats in blood, including cholesterol and triglyceride, इंक्रीज एबनॉर्मली। हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ब्लड में जो है लिपिड या फैट या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जैसे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन बन जाती है, उसे ही हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए हाइपरलिपिडेमिया क्या होती है। हाइपरलिपिडेमिया वो कंडीशन है जिसमें जो अपने ब्लड है, जैसे ब्लड कहीं भी आर्टरी या वेन्स में जैसे जाता है, तो उसमें जो है फैट हो गया या ट्राइग्लिसराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना ही एक काज करता है हाइपरलिपिडेमिया को। तो ये होता है हाइपरलिपिडेमिया। ठीक है, ठीक। और इसके बारे में आगे देखते हैं। ऑल्दो हाइपरलिपिडेमिया इज हेरिडिटरी, इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय लाइफस्टाइल फैक्टर, पुअर डाइट एंड इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। ये जो हाइपरलिपिडेमिया है, हाइपरलिपिडेमिया हेरिडिटरी मतलब कि अनुवांशिकता भी है कि मोस्ट कॉमनली काज इन लाइफस्टाइल फैक्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने हाइपरलिपिडेमिया जान लिया। उसके बाद एक और लाइन है यहाँ पर, ऑल्दो हाइपरलिपिडेमिया इज हेरिडिटरी, मतलब कि हाइपरलिपिडेमिया जो है एक वंशानुगत है, मतलब कि हेरिडिटरी है। मतलब कि अगर आपके फैमिली में किसी को अगर हुआ है तो ये आपको होने के चांसेस रहते हैं हाइपरलिपिडेमिया के। ये और भी एक कॉजेज है कि हाइपरलिपिडेमिया इज अ हेरिडिटरी, इट इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय लाइफस्टाइल फैक्टर। कुछ इसके लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया काज होती है। मतलब कि पुअर डाइट मतलब कि डाइट जो होती है वो सही ना लेना, या इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी अगर रेगुलर नहीं आप कर रहे हैं, बस खाते हैं और कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी में आपका एक्सरसाइज होगा, ये चीजें नहीं करते हैं, तो वो भी चांसेस रहते हैं, उसकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया काज होती है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। बाद हम देखते हैं हाइपरलिपिडेमिया के इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज। कॉजेज क्या है हाइपरलिपिडेमिया के। ठीक है, तो चलते हैं कॉजेज पे। बात करते हैं हाइपरलिपिडेमिया के कॉजेज के। तो वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपरलिपिडेमिया इंक्लूड, बहुत से कॉजेज हैं जो कि हमें यहाँ पर दिखे हुए हैं। पहला तो स्मोकिंग हो गया। स्मोकिंग जो है एक मेन कॉजेज है कि इससे भी हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कि कारण, क्या कारण रहेंगे जिनसे हाइपरलिपिडेमिया आपको काज होगी। ठीक है, तो वो जानते हैं क्या क्या कॉजेज रहते हैं। तो पहला है स्मोकिंग, मतलब कि धूम्रपान करना। धूम्रपान करने से भी चांसेस रहते हैं कि हाइपरलिपिडेमिया काज होता है। दूसरा है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन अगर आप कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो भी चांसेस हैं कि आपको हाइपरलिपिडेमिया काज होगी। फिर है कंज्यूमिंग फूड हाई इन सैचुरेटेड इन ट्रांस फैट, मतलब कि अगर आप फूड ले रहे हैं, सैचुरेटेड फूड ले रहे हैं, मतलब कि फास्ट फूड ले रहे हैं, ऐसे जो ज्यादा ऑयली फूड रहते हैं उनको लेने से भी ये चांसेस रहेंगे। बीइंग इनएक्टिव एंड स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग, मतलब कि आप अगर निष्क्रिय रहते हैं, मतलब कि कोई फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो या फिर आप बैठे रहते हैं, तो वो भी चांसेस रहते हैं। बीइंग स्ट्रेस्ड मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो भी चांसेस रहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको हाइपरलिपिडेमिया काज होगी। और सिक्स्थ है इनहेरिटिंग जीन्स दैट मेक कोलेस्ट्रॉल लेवल अनहेल्दी। कुछ इनहेरिटिंग जीन रहते हैं, मैंने बताया था ना कि वो जेनेटिक्स है। हाइपरलिपिडेमिया एक जेनेटिक्स है, मतलब कि अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ है तो आपको भी होने के चांसेस रहते हैं। तो वही कह रहा है कि इनहेरिटिंग जीन मतलब कि जो फैमिली से आपके पेरेंट्स से जीन मिले हुए हैं, वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को है वो इंक्रीज कर देते हैं, जो कि अनहेल्दी कर देते हैं, या फिर कह ले कि हाइपरलिपिडेमिया काज करते हैं। फिर ओबेसिटी। ओबेसिटी जैसे कि मैंने बताया कि ओबेसिटी मतलब कि आप अगर निष्क्रिय रहेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको ओबेसिटी मतलब कि मोटापा बढ़ जाएगा, तो वो भी चांसेस है कि आपको हाइपरलिपिडेमिया काज होगी। फिर है कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बताई गई हैं, उनकी वजह से भी हाइपरलिपिडेमिया काज होता है।
द ड्रग लिस्टेड बिलो कैन हेल्प विद वैरायटी ऑफ इशू बट माइट वैरी द कोलेस्ट्रॉल लेवल। मतलब कि नीचे सूचीबद्ध दवाएं दी गई हैं जो कि समस्याओं में मदद कर सकती हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के स्तर की भिन्नता हो सकती है। मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि ये हार्ट की डिजीज रहती हैं उनको ट्रीट तो करती हैं, लेकिन वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती हैं, या फिर कह दे कि उनके लेवल में भिन्नता देखी गई है, ये चीजें वहां पर बताया गया है। तो ऐसी हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग आई हैं, ये भी आपके हाइपरटेंशन में बहुत ही मदद करती थी, या कार्डियोवास्कुलर और भी डिजीजें हैं उनमें मदद करती थी बीटा ब्लॉकर में, जैसे कि एटेनोल प्रोपेनोल पढ़े थे आप लोगों ने। फिर डायूरेटिक्स ड्रग्स भी हैं, और फिर हार्मोन ब्रेथ कंट्रोल पिल्स हो गए, ये हो गए, या स्टेरॉइड हो गए, या एंटी रेट्रोवायरल और HIV। ये कुछ ड्रग हैं जिनकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता हुआ देखा गया है। जैसे कि आपकी डायूरेटिक्स में आ गई, आपकी जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाती थी, वो जो दवाएं इसमें आती थी वो भी जो है उनकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा है हार्मोनल ब्रेथ कंट्रोल पिल्स, मतलब कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो ली जाती हैं उनकी वजह से भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, या स्टेरॉइड लेने से भी बढ़ सकता है। और फिफ्थ है आपका एंटी रेट्रोवायरल फॉर HIV में जो ड्रग्स ली जाती थी एंटी रेट्रोवायरल, वो उनकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा भी और कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको हाइपरलिपिडेमिया काज होती है। द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन माइट आल्सो चेंज द कोलेस्ट्रॉल लेवल। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंजेस देखे गए हैं, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, ये एक कैंसर है जिसके वजह से भी चांसेस रहते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना। ये इंक्रीज या डिक्रीज, ये इनके जो कोलेस्ट्रॉल आपका है, कोलेस्ट्रॉल जो आपके ब्लड में है, उसके लेवल का इंक्रीज या डिक्रीज होना ही कहलाएगा आपका हाइपरलिपिडेमिया, या फैट कह लें, या फिर यहाँ पर लिख लें हम फैट, या फिर फैट लिख लें, या फिर और भी वैक्स ले लें जो कि जिनकी वजह से आपका हाइपरलिपिडेमिया काज होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सर्जिकल या मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से भी होती है, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा हो गया, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया जिसको PCOS बोलते हैं, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, मतलब कि थायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड वाली जो डिजीज रहती हैं जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी से जो डिजीज रहती है हाइपोथायरॉयडिज्म, उसकी वजह से भी चांसेस रहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े या घटे। प्राइमरी बाइलरी क्लोरोसिस हो गया, और क्रोनिक किडनी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, लुपस हो गया, स्लीप एपोनिया हो गया, या HIV हो गया। ये ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशन है जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटता या बढ़ता देखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी हम लोगों ने जान लिया है कौन कौन से कारण रहते हैं जिनकी वजह से आपको चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब कि कैसे कैसे किन किन स्टेपों में ये हाइपरलिपिडेमिया होती है, वो चीज देखना है पैथोजेनेसिस में। फिर हम इसके बाद इसके जानते हैं पैथोजेनेसिस मतलब कि रोग जनन, मतलब कि आप लोगों ने जान लिया कि हाइपरलिपिडेमिया कैसे होती है, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से होती है। फिर वो डेवलपमेंट, कैसे वो डिजीज डेवलप हो रही है आपके बॉडी में, वो फैक्टर देख लेंगे, वो हम प्रोसीजर देख लेंगे कैसे क्या होता है, वही चीज पैथोजेनेसिस में बताई गई है। लीवर प्रोड्यूस हार्मोन एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल टू हेल्प इन डाइजेशन। लीवर जो होता है प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है आपके। हाउएवर कोलेस्ट्रॉल कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम मीट एंड डायरी प्रोडक्ट, और हमें लीवर से तो मिलता ही है कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमें मिलता है मीट से, या डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध वाले प्रोडक्ट, या मीट मांस मछली से जो है आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। द कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड इन फूड्स इन अननेसेसरी बिकॉज लीवर कैन मैन्युफैक्चर ऑल ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड इन द बॉडी। मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो हमें फूड से मिलता है वो अननेसेसरी होता है, क्योंकि बॉडी में जो लीवर द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उतना ही जरूरत होती है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 mg/dl इज बॉर्डर लाइन हाई। मतलब कि अगर बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल कितना रेंज रहेगी नॉर्मल में या हाई में, एक्सेसिव में, तो वो चीज यहाँ पर दी हुई है कि ये एक बॉर्डर लाइन है 200 से 239 mg/dl में। mg/dl एक मात्रक है इसका, तो उसमें इतनी इसकी बॉर्डर लाइन, इसके ऊपर अगर होगा तो ये हाई में हो जाएगा, इसके नीचे अगर रहेगा तो लो में जाएगा। यही चीज यहाँ पर बताई गई है जिसके कारण आपको हाइपरलिपिडेमिया काज होगी। यही चीज यहाँ पर दिखाया गया है, हार्मफुल बिकॉज इट कैन ब्लॉक आर्टरी ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू द ब्लड बॉडी। अब हम एक आपको फिगर के जरिए समझाते हैं, जैसे कि यहीं पर हम बना लेते हैं, जैसे कि ये एक आर्टरी आपकी है, ठीक है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हो गया 200 से 239 mg/dl। ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल फैट ये सब प्लेक्यू एक बन जाते हैं, ये
यहाँ पर जम में फॉर्मेशन होने लगता है। तो क्या होता है, जब ये ब्लड का फ्लो होगा, आपके ब्लड का फ्लो होकर ये हार्ट में जाएगा, हार्ट के 4 चैम्बर, ठीक है, ये हार्ट में आएगा तो ये ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपके कार्डियक आउटपुट जो नहीं मिल पाएगा पूरी तरह से, या फिर कह ले कि ये जब ब्लड इसको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा तो ये काम करना बंद हो जाएगा। तो ये चांसेस रहते हैं, ये हाइपरलिपिडेमिया के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तब आपके एंजाइना या फिर कह ले कि CHF ये चांसेस होते हैं। जब ये हाइपरलिपिडेमिया ही पहला फैक्टर है कि जब यहाँ पर जमने लगेगा, जिसकी वजह से फिर ये आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है, बिकॉज इट कैन ब्लॉक द आर्टरी ट्रांसपोर्टिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी एंड रिजल्ट ऑर्गन डैमेज। मतलब कि जब ये जो आर्टरी जम गई हैं, ठीक है, तो ये जब ब्लड हमको किसी ऑर्गन के पास ले जाना या हार्ट के पास ही लाना है, ठीक है, तो ये क्या, जब ब्लड यहाँ पर नहीं आएगा तो ऑर्गन का वो जो ऑर्गन है, जैसे कि ये हमको जाना है कि लंग्स में ये ब्लड जाना है, या फिर कह ले कि किडनी में ये ब्लड जाना है। तो जब ये जो आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है, या फिर कह ले कि बहुत ही स्लो, बहुत ही फ्लो जो है उसका बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से ये जो किडनी है इसको चाहिए ब्लड, और तो वो जब नहीं मिल पा रहा है तो ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया है, द मोस्ट हजार्ड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल विच कॉज हार्डेंड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट टू फॉर्म इनसाइड द ब्लड वेसल। मतलब कि कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल, यही तो इसीलिए तो इनको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा गया है कि जब ये ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, ये मतलब कि तो बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। तो वही उनके जमने से या उनके डिपॉजिट होने से ये प्लेक्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि ब्लड के फ्लो को रोकता है, जो फिर चांसेस रहते हैं हार्ट अटैक के या स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज बताई गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कि लेवल भी देख लेते हैं, क्या रेंज रहती है कोलेस्ट्रॉल की, कितने लेवल पर जो है कितना इंक्रीज लेवल होता है, जब हाई कहलाता है, मतलब कि जब बैड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, या फिर नॉर्मल रहता है। ये चीजें रेंज देख लेते हैं क्या क्या रहती है कोलेस्ट्रॉल की। टोटल कोलेस्ट्रॉल, कुल कोलेस्ट्रॉल 200 mg से अगर नीचे रहता है, 200 mg से अगर 200 mg DL से कम रहता है तो ये नॉर्मल रेंज रहती है, ये ठीक है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, मतलब कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करते हैं, 100 mg DL से कम रहता है, ये नॉर्मल रेंज इसकी है। गुड HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की अगर बात करते हैं, ये एटलीस्ट 60 mg DL से कम होना चाहिए, कम से कम 60 mg DL होना चाहिए HDL की जो लेवल है, तब ये नॉर्मल रेंज रहती है। फिर ट्राइग्लिसराइड भी हमने बताया था, ट्राइग्लिसराइड की जो 150 mg DL से कम होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज है। मतलब की बात यहाँ की गई है कि बैड कोलेस्ट्रॉल की रेंज कितना होना चाहिए, 100 mg DL होनी चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब कि HDL है, उसकी को कितना होना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल की एटलीस्ट 60 mg DL पर DL होना चाहिए, ये एक नॉर्मल रेंज है। और ट्राइग्लिसराइड की बात की गई है, 150 mg से कम होना चाहिए, 150 mg DL से कम होना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ फैट दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इन लिपोप्रोटीन व्हीकल। कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पर बताया गया, जैसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात की गई है, वहां पर मैंने जो डिस्कस कर लिया कि इतनी हाई वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज रहती है, वही चीज यहाँ पर भी डिस्कस की गई है। फिर है यहाँ पर वेरी लो डेंसिटी मतलब VLDL होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, क्योंकि इट ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड दैट कंट्रीब्यूट टू आर्टेरियल प्लेक्यू फॉर्मेशन। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और तो और क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है ट्राइग्लिसराइड का, जो कि प्लेक्यू का फॉर्मेशन करता है। फिर है तीसरा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कि HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू द लीवर फ्लो एलिमिनेशन दस क्लियर द पाथ ऑफ ब्लड टू फ्लो विया ब्लड वेसल। ये जो ये HDL है, HDL की वैल्यू कितनी थी, एटलीस्ट 60 mg होनी चाहिए, 60 mg DL होनी चाहिए, वो इसकी नॉर्मल रेंज थी। अगर उसके ऊपर रहेगा तो ये प्लेक्यू का फॉर्मेशन करेगा ब्लड वेसल्स में, जो कि ब्लड के फ्लो को कम कर देगा, तो चांसेस रहेंगे कि हाइपरलिपिडेमिया के। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, हाइपरलिपिडेमिया के क्या क्या सिम्टम आएंगे वो चीज हम डिस्कस करते हैं। व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल आर हाई मोस्ट पीपल रिमेन असिम्पटोमेटिक, zygomatic waxy fatty plaque on the skin and corneal arcus rings around in the iris can occur in those who have genetic problem with cholesterol clearance resulting in extremely high cholesterol level। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि सिम्टम्स की बात करते हैं, तो पढ़ते हैं व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल आर हाई, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो मोस्ट पीपल जो होते हैं असिम्पैथोमेटिक, मतलब कि वो जो होते हैं एक सिम्पैथोमेटिक होते हैं कि एक नॉर्मल ढंग से पेश आना, यानी कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, उनको खुद ही पता चलने लगता है कि कुछ ना कुछ उनको दिक्कत है, ठीक है। तो वो जाके बाद में डॉक्टर से डायग्नोस कराते हैं कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बताई गई, कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं जैसे कि जैंथोमास होगा, या फिर कॉर्नियल, और मतलब कि पुतली के चारों तरफ कुछ, कॉर्निया में जो पुतली है, पुतली उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ रिंग्स टाइप में बन जाते हैं, ठीक है। ये कुछ
सिम्टम्स हैं जो कि देखे गए हैं। और तो और ये जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इनहेरिटेड जीन्स मिलते हैं उनकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं, इनकी वजह से देखा गया है। बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मैनेजमेंट हम दो टाइप से करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है कि मैनेजमेंट भी हम दो तरह से पढ़ना इसमें, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल में तो हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं, और नॉन फार्माकोलॉजिकल की अगर बात करते हैं तो हम उसमें अगर थेरेपी रहती है या एक्सरसाइज रहते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रिवेंशन रहते हैं, जैसे कि नॉट स्मोकिंग को नहीं करना चाहिए, ये सभी चीजें कुछ ऐसे प्रिवेंशन रहते हैं जिनकी वजह से हम बचा जा सकता है। तो वही चीजें डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। सम पीपल में ओनली नीड चेंज देयर लाइफस्टाइल टू इंप्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, व्हाइल अदर में रिक्वायर मेडिसिन अलोंग विद। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में जो है इंप्रूवमेंट दिखता है। मतलब कि एक कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है अगर लाइफस्टाइल चेंज करने से। लेकिन कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जिनको मेडिसिन की जरूरत होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है उसमें हम एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंज करने से ही आपको ये फायदे दिखेंगे, ठीक, एडवांटेज दिखेंगे। तो पहला है एक्सरसाइजिंग, मतलब कि फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सही फायदा रहेगा कि वो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या ट्राइग्लिसराइड लेवल है या फैट का लेवल है वो नॉर्मल रहेगा। क्विटिंग स्मोकिंग, मतलब कि स्मोकिंग को, धूम्रपान को छोड़ना पड़ेगा। लिमिटिंग अल्कोहल कंजप्शन, मतलब कि अल्कोहल जो है उसको कम से कम करना पड़ेगा। गेटिंग एटलीस्ट 7 आवर्स स्लीप एवरी नाइट, मतलब कि 7 घंटे जरूरी है सोने के लिए। रोज एवरी नाइट, मतलब कि प्रत्येक रात को 7 घंटे सोना जरूरी है। क्योंकि आप आज की जनरेशन में क्या होता है, मोबाइल लोग देखा करते हैं तो रात रात जगा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, 7 घंटे सोना, नींद देना जरूरी है। कीपिंग स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, मतलब कि जो स्ट्रेस रहता है उसको अंडर कंट्रोल रखें, कि ज्यादा स्ट्रेस ना लें क्योंकि वो भी दिक्कत करता है। कंज्यूमिंग न्यूट्रिशन ऑफ फूड, मतलब कि न्यूट्रियस फूड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि सैचुरेटेड फूड ना लें, ऑयली फूड ना लें। ऐसे फूड लें जो कि न्यूट्रिशियंस होने चाहिए, कि मतलब कि पोषक तत्व होने चाहिए जिनमें, वो फूड लें। लूजिंग अ फ्यू पाउंड इन अचीव हेल्दी वेट, स्वस्थ वजन हासिल करने के लिए कुछ पाउंड कम करना पड़ेगा। मतलब कि कुछ जैसे ओबेसिटी बढ़ी रहती है तो उसको भी कम करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमने काजेज में फैक्टर पढ़े थे उन्हीं फैक्टर को हमको रिमूव या उनको कम करना होगा। तो वही आ जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल में या मैनेजमेंट में या प्रिवेंशन में। ठीक है, तो हम लोगों ने नॉन फार्माकोलॉजिकल देख लिया। इसके बाद बात करते हैं हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, मतलब कि दवाओं के जरिए कैसे हम मैनेज करेंगे इस हाइपरलिपिडीमिया डिजीज को। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम दवाओं के जरिए ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरलिपिडीमिया का। तो उनमें कौन कौन सी ड्रग आती है या कौन कौन सी कैटेगरी ड्रग की आती है वो देख लेते हैं। पहला तो आ गया स्टैटिन। स्टैटिन में भी बहुत सारी दवाएं आती हैं। दी ड्रग प्रिवेंट लीवर फार्म प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल एंड दस पॉपुलर चॉइस ऑफ लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो स्टैटिन है, ये ड्रग जो होती हैं लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है उसको कम कराती हैं। और ये एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल करती हैं, स्टैटिन। इसके बाद बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में आपकी आ गई इजिटिमीब इज द न्यूअर टाइप ऑफ ड्रग that prevent cholesterol from being absorbed in the body throughout intestine। एजिटोमाइब जो कि एक ड्रग है, जो कि एक नई ड्रग है जो कि प्रिवेंट करती है कोलेस्ट्रॉल को, जो इंटेस्टाइन जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को उसको रोकती हैं। ठीक है, दी ड्रग वर्क इन कॉम्बिनेशन विद स्टैटिन। ये जो ड्रग हैं काम करती हैं स्टैटिन के साथ, जो कॉम्बिनेशन में जब दी जाती हैं तो बहुत अच्छा काम करती हैं। तीसरा है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड भी एक ड्रग्स है। इनमें ड्रग्स आती हैं जो कि इट अफेक्ट लिपिड प्रोडक्शन इन द लीवर। ये जो अफेक्ट करती हैं, जो लीवर जो लिपिड का प्रोडक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है, उसको रिड्यूस करती हैं। और रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसको जो है रिड्यूस करती हैं। एंड ट्राइग्लिसराइड को भी रिड्यूस करती हैं। व्हाइल इंक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल मतलब कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, उसको जो होती है इंक्रीज करती हैं। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को जो होता है रिड्यूस करती हैं निकोटिनिक एसिड की जो दवाएं होती हैं। फाइब्रेट्स की अगर बात करते हैं, दी ड्रग लोअर ट्राइग्लिसराइड एंड में रेज एचडीएल। ये भी दवाएं जो हैं वो लो ट्राइग्लिसराइड जो कि कंपाउंड है, ये भी एक फैट है, एक वैक्स जो फैट है या फिर कह ले कि ऑयली कंपाउंड है जो कि हाइपरलिपिडीमिया को काज करता है। तो उसके लेवल को जो होती है कम करती हैं। और जो एचडीएल मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल ये क्वेश्चन पूछ लेता है एचडीएल का दूसरा नाम क्या है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हम एलडीएल की बात करते हैं।
तो वो उसके लेवल को जो होती है कम करती हैं ये दवाएं, और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देती हैं, जिससे कि आपके जो हाइपरलिपिडेमिया वो काज ना हो। और लास्ट है आपका रेजिन। दी ड्रग डिसीव द बॉडी इनटू बर्निंग कोलेस्ट्रॉल। ये जो होती हैं ये दवाएं शरीर के बर्निंग कोलेस्ट्रॉल के रूप में काम देती हैं। वे पित्त में से बंधे रहते हैं और इसमें अपने कार्य करने को से रोकते हैं। लास्ट आपका है रेजिन। रेजिन जो ड्रग होती हैं ये जो होती हैं बर्निंग की तरह काम करती हैं, और तो और ये जो होते हैं जो लीवर से आपके बाइल सिक्रीट होता है उसके सिक्रीशन को रोकती हैं, यही इनका काम रहता है। फिर तो जो ये हाइपरलिपिडेमिया है हम लोगों ने देख लिया। पहले तो हम लोगों ने इसमें इसका इंट्रोडक्शन हाइपरलिपिडेमिया का देखा है, डिफिनीशन देखा है, उसके बाद इटियोलॉजी देखा है, उसके बाद पैथोजेनेसिस देखा है, इसके बाद हम लोगों ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखा है, उसके बाद मैनेजमेंट में हम लोगों ने फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आपकी लास्ट डिजीज इसी में रह जाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब कि CHF। इसको हम पढ़ लेते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। हम लोगों ने हाइपरलिपिडेमिया पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की या CHF की। CHF इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन अ क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल बॉडी रिक्वायरमेंट। मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट फेल हो जाता है, ब्लड को पंप करना जो रहता है ना, हार्ट का क्या काम करना रहता है, पंप करना रहता है कि ब्लड को सर्कुलेट करे बॉडी। और ठीक है, तो हम लोगों ने हाइपरलिपिडेमिया पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CHF। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाने वाला है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पे शॉर्ट नोट लिखिए या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोजेनेसिस या इटियोपैथोजेनेसिस लिखिए, ठीक है। तो वही चीज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक पहले जानते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन इन विच हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल बॉडी रिक्वायरमेंट। मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी को हमको रिक्वायरमेंट होती है कि इतना ब्लड हमें चाहिए, बॉडी के विभिन्न पार्टों को जितना इतना ब्लड चाहिए, लेकिन वो उतना पंप नहीं कर पाता है हार्ट, जिसकी वजह से ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कि जैसे कि आपके ये एक ऑर्गन ले लेते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गन ले लेते हैं हम, किडनी का अगर हम ले लेते हैं, इसको ब्लड चाहिए इतना 20 ml ब्लड चाहिए। तो ये हार्ट जो है, हार्ट का काम रहता है पंप करना, पंप करके ये पहुंचाना रहता है इनके पास ऑर्गन, विभिन्न ऑर्गन, जैसे कि कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, आपका आई ले लेते हैं, हैंड ले लेते हैं, या फिर माउथ ले लेते हैं, कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं, जिन सब ब्लड सभी जगहों पर पहुंचता है, ठीक है। तो उतना ये पंप नहीं कर पाता है, उसमें ऐसा कुछ डिफेक्ट आ जाता है, या फिर कह ले कि उसमें कुछ ऐसे इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये इतना पंप नहीं कर पाता है, जितनी रिक्वायरमेंट रहती है उतना पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोगों ने जान लिया कि क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नैरोड हार्ट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर मेक द हार्ट टू वीक और स्टिफ द फिल एंड पंप इफिशिएंटली, दस द कंडीशन गिव राइज CHF। मतलब कि नैरोड हार्ट आर्टरी, मतलब कि जैसे कि हार्ट आर्टरी ये है, तो ये जो है ये क्या होगी, नैरो हो गई, इसका डायमीटर पहले बढ़िया है, ज्यादा है डायमीटर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो आसानी से हो रहा है। लेकिन ये क्या हुआ, कहीं पर प्लेक्यू, कहीं फैक्स, कहीं आपने फैट, कहीं पर ट्राइग्लिसराइड, इनके फॉर्मेशन, प्लेक्यू के फॉर्मेशन से ब्लड फ्लो इनका स्लो हो गया। तो नैरोइड हार्ट आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हाइपरटेंशन के आप ज्यादा रहते हैं, तो या फिर मेक द हार्ट टू वीक, ये जो कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, नैरो हार्ट आर्टरी हो गया, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, ये जो होते हैं हार्ट को इतना कमजोर या फिर इतना कमजोर या क्या बोलते हैं हम कठोर बना देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हार्ट है पंप नहीं कर पाता है, जितना जरूरत होता है उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये CHF की कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम लोगों ने जान लिया क्या होता है। इसके बाद इसके हम टाइप देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप की। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, फ्लूइड बैकअप इन द लंग्स काजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जो लेफ्ट साइड का जो बाईं तरफ का हृदयपात है, फेफड़ों की तरल पदार्थ का वापस आना जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों का तरल पदार्थ का वापस आना जिसकी वजह से ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ सिम्टम दिखते हैं। दूसरा है आपका राइट साइडेड हार्ट फेलियर, फ्लूइड बैकअप इन एब्डोमेन लेग्स एंड फीट कॉजिंग स्वेलिंग। फ्लूइड का जो है वापस आना किसमें, एब्डोमेन में, लाइक लेग में, फीट में या एब्डोमेन में, जिसकी वजह से स्वेलिंग का सिम्टम दिखते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के क्या होता है, द लेफ्ट वेंट्रिकल फेल टू कोरोनरी वाइग्रोसली इंडिकेटिंग पंपिंग प्रॉब्लम। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये फेल हो जाता है ब्लड को
पहुंचाने में जिसका चांसेस रहते हैं कि पंपिंग प्रॉब्लम के इंडिकेट करता है कि पंपिंग जो प्रॉब्लम है हार्ट की वो दिखती है। फिर है डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर, आल्सो नोन एज हार्ट फेल्योर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब कि इसको हम संरक्षित इंजेक्शन आंशिक हृदय की विफलता के रूप में भी जाना जाता है। बायां निलय शिथिलन करने या पूरी तरह से भारी विफल रहता है, जो एक भरने की समस्या का संकेत देती है। ठीक, ये टाइप्स हैं कुछ, लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड या सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर या फिर डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर। इसको भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद एटियोलॉजी देख लेते हैं। एटियोलॉजी मतलब कि कॉजेज क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। एटियोलॉजी की बात करते हैं, एनी एबनॉर्मली इन कार्डियक स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्शन और रिदम में कॉज सीएचएफ। एनी एबनॉर्मली, कोई भी अगर एबनॉर्मली किसमें, कार्डियक स्ट्रक्चर में, कार्डियक फंक्शन में, कार्डियक कंडक्शन में, रिदम में, ये कॉज करेंगे सीएचएफ को। मतलब कि अगर कार्डियक स्ट्रक्चर की बात करें या फिर कार्डियक फंक्शन की बात करें या कार्डियक कंडक्शन की बात करें या कार्डियक रिदम की, इसमें कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो ये सीएचएफ कॉज करती है। हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक डिस्फंक्शन और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन जिसे बोलते हैं, रिजल्ट इन वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन विच इन द मेजर कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर। जो हाइपरटेंशन की बात करें, फिर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की बात करें, ये इसका जो रिजल्ट क्या आता है कि ये वेंट्रिकुलर जो होता है उसको डिस्फंक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। सम अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सीएचएफ इंक्लूड आइडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी एंड डीजनरेटिव वाल्व डिजीज। कुछ अदर कॉजेज हैं जिनकी वजह से सीएचएफ होती है, जैसे कि आइडियोपैथिक कार्डियोपैथी, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिनकी वजह से ये चांसेस रहते हैं कि आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखना पड़ता है। अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी या फिर डीजनरेटिव वाल्व डिजीज, ये कुछ ऐसी डिजीज हैं। सम अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ सीएचएफ इंक्लूड आइडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी एंड डीजनरेटिव वाल्व डिजीज। कुछ ऐसे अदर कॉजेज फैक्टर हैं जिनकी वजह से सीएचएफ कॉज होता है, जैसे कि आइडियोपैथिक कार्डियोमायोपैथी है, फिर अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी है, डीजनरेटिव वाल्व डिजीज। ऐसी कुछ ये डिजीज हैं जिनकी वजह से आपको ये जो सीएचएफ है ये देखने के चांसेस देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद सीएचएफ इज काज ड्यू टू नैरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाई ब्लड फ्लो इन द हार्ट मसल्स, मतलब कि वही कॉजेज रहेंगे। ज्यादातर आप सीएचएफ की जो डिजीज देखेंगे उसमें कॉजेज के चांस जो फैक्टर रहेंगे, जो पॉइंट्स रहेंगे वो लगभग सेम ही रहेंगे। जैसे कि इसमें भी नैरोइंग ऑफ आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट मसल्स, मतलब कि हार्ट मसल तक जो ब्लड पहुंचाती हैं आर्टरी, उनका नैरो हो जाना, मतलब कि उनका जो है पतला हो जाना। मतलब कि ये जैसे हार्ट आर्टरी है कोई हार्ट के पास जाने वाली, इसका जो है पतला हो जाना, यहाँ पर प्लेक्यू को फॉर्मेशन हो जाना या किसी और वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाना, ये एक चांस रहेगा। द पेशेंट हु हैड में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हार्ट अटैक इन द पास्ट स्टिल कैरी इंजर्ड टिश्यू ऑब्स्ट्रक्टिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, मतलब कि एक ये भी रहता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको पास्ट में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक आया हुआ होता है, उनको उनकी वजह से जो टिश्यू डैमेज होते हैं, कार्डियक टिश्यू डैमेज होते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो पाती हार्ट की, वो भी चांसेस हैं। वो भी एक फैक्टर है जो कि एटियोलॉजी वो भी एक फैक्टर है जो कि सीएचएफ को काज करती है। फिर एनी कंजेशनल हार्ट डिजीज, मतलब कि कोई भी जन्मजात हृदय रोग है, मतलब कि कोई भी बचपन से ही कोई हार्ट डिजीज है, वो भी फैक्टर है कि उसकी वजह से भी सीएचएफ देखने को मिलता है। इंडोकार्डिटिस इन्फेक्शन इन हार्ट वॉल्व, मायोकार्डिटिस इन्फेक्शन इन हार्ट मसल, ये एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इंडोकार्डिटिस ये पूछ सकता है 2 नंबर में, इंडोकार्डिटिस या मायोकार्डिटिस ये क्या होता है। इंडोकार्डिटिस मतलब कि इंफेक्शन इन हार्ट वाल्व में जो इंफेक्शन होता है उसे इंडोकार्डिटिस बोलते हैं, और मायोकार्डिटिस जो होता है इंफेक्शन इन हार्ट मसल में जो इंफेक्शन रहता है उसको मायोकार्डिटिस बोलते हैं। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है, मायोकार्डिटिस या इंडोकार्डिटिस। ये भी एक पॉइंट है जो कि जिसकी वजह से सीएचएफ काज होता है। एनी हार्ट वाल्व डिजीज, कोई भी अगर हार्ट वाल्व डिजीज रहेंगी कोई भी हार्ट वाल्व डिजीज रहेंगी जिसकी वजह से सीएचएफ काज रहेगा। कार्डियोमायोपैथी डिजीज इन द हार्ट मसल में अगर कोई भी डिजीज रहेंगी या हार्ट वॉल में कोई भी डिजीज रहेंगी जिसकी वजह से सीएचएफ काज होगा। इसके बाद इसकी हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या है, पैथोजेनेसिस फेलियर ऑफ हार्ट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन एल्डरली पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। हार्ट का फेल होना बार बार जो देखा गया, जैसे कि फेलियर ऑफ हार्ट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन एल्डरली पेशेंट, हार्ट का जो फेल होना बार बार देखा गया एल्डरली पेशेंट में,
सफरिंग फ्रॉम जैसे कि हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, क्रोनिक लंग डिजीज या डायबिटीज। ऐसे कुछ पेशेंट हैं जिनमें हाइपरटेंशन या एंजाइना पेक्टोरिस या क्रोनिक लंग डिजीज या डायबिटीज है, जिनमें बार बार देखा गया कि हार्ट फेल का चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो उसकी वजह से सम कॉमन डिसऑर्डर बिहाइंड सीएचएफ आर डिप्रेशन, ब्रीदिंग डिसऑर्डर, कोचलिया, एनीमिया एंड रिनल डिस्फंक्शन। कुछ अदर डिसऑर्डर हैं जिन जो सीएचएफ होने के चांसेस रहते हैं, जो पीछे के काजेज हैं, जैसे कि डिप्रेशन होगा, ब्रीदिंग डिसऑर्डर रहेंगे, या कुछ लिया हो गया, या एनीमिया हो गया, रिनल डिस्फंक्शन हो गया। इनकी वजह से भी ये सीएचएफ काज होता है। सीएचएफ इज द डायट कंडीशन इन विच हार्ट फेल मेंटेन एडिक्यूट ऑक्सीजन डिलीवरी एज वेल एज गिव सिस्टमिक रिस्पांस अटेम्प्टिंग टू कंपेंसेट द इनएडिक्वेटली। सीएचएफ एक ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय पर्याप्त ऑक्सीजन वितरण को बनाए रखने में विफल रहता है। सीएचएफ मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि जब हम ब्लड पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं, किसी भी ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि पर्याप्त ऑक्सीजन वितरण को बनाए रखने में विफल रहते हैं, और साथ ही अपर्याप्त क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करने हेतु दैहिक प्रतिक्रिया देता है। तो ये पैथोजेनेसिस हो गया, और इसका हम फ्लो चार्ट के जरिए समझा देते हैं। अगर हम सीएचएफ की पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं तो 3 पॉइंट इसमें हैं, वो आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, या आफ्टर लोड हो गया, ये इसे प्री लोड बोलते हैं। तो इनको देख लेते हैं, बस यही पूरी पैथोजेनेसिस यही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हमने एटियोलॉजी पहले तो देख लिया है, उसके बाद पैथोजेनेसिस का जो देख लेते हैं, इसमें 3 फैक्टर हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस में देखने पहले स्ट्रोक वॉल्यूम देख लेते हैं और कार्डियक आउटपुट देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम उसी से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बराबर होता है हार्ट वॉल्यूम गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, हार्ट रेट गुणे स्ट्रोक वॉल्यूम। ये मतलब कि कार्डियक आउटपुट मतलब कि जैसे कि कोई भी ऑर्गन है, इसको चाहिए 10 ml ब्लड चाहिए, ठीक है। इतना अगर ये ना इसके पास ना आ पाए तो ये कार्डियक आउटपुट जो है डिक्रीज हुआ नहीं है। इतनी अच्छी डायग्राम में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से प्यूरिफाई ब्लड होके आया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, यहाँ सब ब्लड है, तो यहाँ पर इकट्ठा होना या एक्युमुलेट होना ही प्री लोड कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्टिलिटी मतलब होता है जैसे कि ये जो कार्डियक में कुछ मसल्स होती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड जो होता है जो एओर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन या वेरियस पार्ट हैं वहां पर पहुंचता है ब्लड, ठीक है। तो जो इनकी इतनी एबिलिटी रहती है, जो इतना पावर रहता है, वही कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आफ्टर लोड की बात करते हैं। जब ये एओर्टा के थ्रू ब्लड ले जाता है तो उसमें जो जो रुकावटें पड़ती हैं, जो जो रेजिस्टेंस पड़ते हैं ब्लड को ले जाने में वो ऑर्गन तक, तो वो आफ्टर लोड कहलाता है। इन्हीं तीनों चीजों को से मिलकर स्ट्रोक वॉल्यूम बनता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बनता है, जब मतलब प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड, इन तीनों चीजों से मिलकर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बनता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपका सही नहीं रहता है तो कार्डियक आउटपुट बराबर सही नहीं आता है। कार्डियक आउटपुट मतलब कि ब्लड जो है भरपूर या पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है ऑर्गन को, जो ऑर्गन रहते हैं, जिससे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इस एचएफ की कंडीशन देखी गई है। हार्ट रेट भी चांसेस हार्ट रेट जो है डायरेक्ट हिट करता है आपके कार्डियक आउटपुट को, ठीक है। तो ये जो है आपका पैथोजेनेसिस है, यहाँ से आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे कार्डियक सीएचएफ के। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सीएचएफ मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। तो इसमें हमने कॉज डिफिनीशन देख ली, इसके बाद कॉजेज एटियोलॉजी देख ली, इसके बाद पैथोजेनेसिस देख ली। इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि सिम्टम क्या है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अगर सीएचएफ के रहते हैं चांसेस तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के दिखता है सिम्टम। फिर है ना एक्टिव, द पेशेंट में फील टायर्ड एंड वीकनेस इन लेग्स, मतलब कि जो पेशेंट रहेगा वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो फील टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करेगा, और वीकनेस रहेगी उनके पैरों में। ये सभी चीजें कुछ सिम्टम दिखेंगे। दूसरा है स्वॉलन अंकल एंड लेग एंड एब्डोमेन, जो अंकल हैं या फिर लेग है, पैर हैं या फिर एब्डोमिनल रीजन है, वो मतलब पेट वाला एरिया है, इसमें स्वेलिंग रहेगी और वेट गेन ज्यादा हो जाएगा, ये भी एक सिम्टम है। अर्ज टू यूरिनेट एट नाइट, मतलब कि रात में पेशाब करने को बार बार देख चांसेस सिम्टम दिखेंगे। पाल्पिटेशन मतलब कि धड़कन का तेज होना या रैपिड या इरेगुलेशन हार्टबीट का है बहुत तेज बढ़ जाना या इरेगुलर हो जाना, ये भी एक चांस दिखेगा, सिम्टम दिखेगा। ड्राई हैकिंग कफ मतलब कि शुष्क या फिर सूखी खांसी जो है, ये भी सिम्टम दिखेगा। ब्लॉटेड और हार्ड स्टमक, एपेटाइट लॉस एंड नॉजिया, फूला हुआ या कड़ा पेट, भूख ना लगना, ये कुछ सिम्टम हैं जो कि आपको सीएचएफ में दिखते हैं। उसके बाद हम मैनेजमेंट देख लेते हैं। मैनेजमेंट दो प्रकार से करेंगे, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल, एक फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपका आएगा कॉम्प्लेक्स मतलब कि
डिटेल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट डिजीज ट्रीटमेंट एंड सेल्फ हेल्प स्ट्रेटजी। मतलब कि अगर ये आपको डिजीज हुई है तो उनको इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डिजीज है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इससे क्या कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेंगी, ये सभी चीजें इसमें देखना है हम लोगों को। इसके बाद है डाइट भी हम लोगों को सूटेबल डाइट होनी चाहिए, मतलब कि जनरल, जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होने चाहिए और फैटी या फिर ट्राइग्लिसराइड्स वैसे तत्व ना होने चाहिए, जिससे आपके ओबेसिटी ना बढ़े, जो कि बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। ठीक है। तीसरा है साल्ट। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड हाई साल्ट फूड। मतलब कि पेशेंट को एडवाइज किया जाता है कि कम से कम साल्ट वाले फूड लें। ठीक है। हाई जो साल्ट लेते हैं उनसे वो फूड ना लें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए। फिर है चौथा है फ्लूइड। The patient who is overloaded has severe congestive heart failure should be advised to limit fluid intake। मतलब कि जो सीएचएफ वाला पेशेंट होता है उसको ये एडवाइस किया जाता है कि आप कम से कम फ्लूइड वाले आप ले कंजप्ट करें। ठीक है। करें। या फिर अल्कोहल की बात कर लेते हैं। इसमें अल्कोहल की अगर बात करते हैं, द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू लिमिट अल्कोहल कंजप्शन। मतलब कि जो सीएचएफ वाला पेशेंट रहता है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाला पेशेंट रहता है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कम से कम अल्कोहल कंजप्शन करे। ठीक है। बात करते हैं स्मोकिंग की। द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग बिकॉज इट हैज इफेक्ट ऑन कोरोनरी डिजीज एंड एडवर्स हेमोडायनेमिक इफेक्ट। मतलब कि स्मोकिंग को भी स्मोकिंग ना करें ज्यादा पेशेंट, या फिर क्योंकि ये इफेक्ट करता है कोरोनरी डिजीज पर, या फिर एडवर्स हीमोडायनेमिक इफेक्ट है उस पर इफेक्ट करता है स्मोकिंग। फिर एक्सरसाइज की बात करते हैं। द पेशेंट शुड बी इनकरेज्ड टू एक्सरसाइज इन रेगुलर बेसिस। मतलब पेशेंट को बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर बेसिस पर आप एक्सरसाइज करें सुबह उठ के। वैक्सीनेशन। द पेशेंट शुड बी गेट इन्फ्लुएंजा एंड निमोनोकोकल इम्यूनाइजेशन। मतलब कि पेशेंट को कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंजा या फिर निमोकोकल या जो भी वैक्सीनेशन आती हैं वो लें। ठीक है। वो फिर है फिजिकल इन एक्यूट फेज। द पेशेंट शुड बी रिकमेंडेड टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट टू अवॉइड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अर्ली एम्बुलेटरी शुड बी रिकमेंडेड। मतलब कि फिजिकल रेस्ट, मतलब कि पेशेंट को कोशिश किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वो रेस्ट भी ले। ठीक है। बेड रेस्ट लेना चाहिए ताकि जो फिजिकल वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया तो उससे थोड़ा आराम मिले या रेस्ट मिले। ठीक है। इसके रेस्ट की अगर बात करते हैं तो 2 to 5 mg डाइजिपैम शुड बी गिवन ट्विस एंड थर्ड डेली इन सेवरल डे। मतलब कि जो ये पेशेंट रहते हैं सीएचएफ वाले या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको मेंटल रेस्ट भी लेने की दिक्कत डॉक्टर ने एडवाइज करते हैं कि 2 से 5 mg का डाइजिपैम या फिर अल्प्राजोम ये जो ड्रग होती है ये लो और ज्यादा से ज्यादा सोएं। ठीक है। 2 से 3 बार ट्विस या थर्ड डेली फॉर सेवरल डेज, मतलब कुछ दिनों में 2 से 3 बार लेना होता है। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। इट इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एलियो डिस्पोनिया। यह ऑक्सीजन के वितरण को बढ़ाता है और निद्रा शोषण को कम करता है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की कि कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। सीएचएफ पढ़ रहे हैं। ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं एस इनहिबिटर की। एस मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो कि सीएचएफ को रिलीफ देती हैं या फिर ठीक करती हैं, ट्रीट करती हैं, तो वो ड्रग एस इनहिबिटर में आती हैं। दी ड्रग इज टू ब्लड फ्लो बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल। जो ब्लड फ्लो को है ये इजी मतलब नॉर्मल करती हैं और ये ब्लड वेसल को डायलेट करके, ब्लड वेसल है इनको डायलेट जैसे ये होता है इसको रिमूव करके इसके ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में ड्रग आती है एटेनोल, प्रोपानोल, ये सारी ड्रग्स आती हैं। दी ड्रग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट रिक्वायर्ड बाय स्लोइंग हार्ट रेट। मतलब कि ये दवाएं जो होती हैं हृदय गति को धीमा करके हृदय को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती हैं। मतलब कि ये जो हृदय की गति जो बढ़ी रही होती है उसको कम करके जितनी ऑक्सीजन को मात्रा जरूरत होती है उतना देती हैं बीटा ब्लॉकर। डायूरेटिक्स की बात करते हैं। दी ड्रग रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ये जो ड्रग्स हैं ये जो फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ होता है उसको रिड्यूस करती हैं। द बॉडी में रिटेन मोर डायूरेटिक देन शुड बी सीएचएफ। द डॉक्टर माइट सजेस्ट, डॉक्टर जो है इसमें सजेस्ट करता है कि इसमें जो है कम से कम फ्लूइड लो। जैसे कि इसमें कुछ दवाएं आती हैं लूप डायूरेटिक दवाएं, फिर आती हैं पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स में होता है स्पाइरोनोलैक्टन आ जाता है, थियाजाइड इसमें आ जाती है, क्लोरोथियाजाइड डायूरेटिक्स। तो ये सारी ड्रग्स आती हैं। इसमें देख लेते हैं लूप डायूरेटिक में क्या होता है। दी ड्रग कॉज इनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन
इन द किडनी टू ऐड द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि ये जो दवाएं होती हैं ये इनहेंस करती हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिन को और फिर रिमूव करती हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड को, जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड बनता है उसको रिमूव करती हैं। इसमें दवाएं आती हैं फ्यूरामाइड, इथ्रोनिक्रिनिक एसिड या तोरेसामाइड, ये कुछ दवाएं हैं लूप डायूरेटिक में। फिर आती है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इसमें ड्रग्स वो आती हैं जो एलिमिनेट करती हैं फ्लूइड एंड साल्ट ऑयल रिटेनिंग पोटेशियम। ये जो दवाएं होती हैं पोटेशियम स्पेयरिंग जो डायूरेटिक होती हैं ये एलिमिनेट करती हैं फ्लूइड को और साल्ट को जो पोटेशियम को इस पर रखती हैं, ठीक है। इसमें दवाएं आती हैं ट्रिमेथ्रिन या इप्लेरिनोन या स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है इसकी प्रसिद्ध दवा है इस पोटेशियम स्पेयरिंग में, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। फिर थियाजाइड की बात कर लेते हैं। दी ड्रग स्पेंड ब्लड आर्टरी अलोइंग टू ब्लड फ्लो एक्सपेल एक्सेस ब्लड फ्लो। मतलब कि थियाजाइड डायूरेटिक जो वो दवाएं होती हैं जो ब्लड वेसल को या ब्लड वेसल या आर्टरी को जो होती हैं एक्सपेल करती हैं, मतलब कि इसके डायमीटर को बढ़ा देती हैं, जो कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है, मतलब कि नियमित कर देती हैं। मतलब कि ब्लड फ्लो जो रुका हुआ होता है, जो अवरोध मिलता है वो अवरोध नहीं रहता है, ब्लड फ्लो आसानी से चला जाता है आपके हार्ट तक या विभिन्न आर्गन तक, तो उस चीज को करती हैं ये थियाजाइड डायूरेटिक्स में। आपकी दवाएं आती हैं आपकी मेटोलोजोन या इंडिपामाइड और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ये कुछ दवाएं हैं ये थियाजाइड डायूरेटिक्स में आती हैं। इसके इस तरह हम लोगों ने जो CHF जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसकी कार्डियोवास्कुलर की सारी हम लोगों ने डिजीज पढ़ लिया है। अगर और आप लोगों को वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है रिस्पायरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर डिस्कस करना है, ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करिए और